सो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का जो पार्ट 2 है इसको भी हम खत्म कर लेते हैं, जिसका सेकंड पार्ट हमारा रह गया है अडॉप्शन के बाद, वो है मेंटेनेंस। और एक चीज़ आप याद रखना, मेंटेनेंस अगर आप ये डील कर रहे हैं, साथ में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से तो आपको डील करना ही करना है। साथ में आपको 2 सेक्शन डील करने हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। एक्ट है 24 और 25। 24 बेसिकली ये कहता है कि आप अगर किसी केस के लिए जाते हैं कोर्ट रूम में, तो जो एक्सपेंस होगा प्रोसीडिंग का, आने जाने का खर्चा होगा, साथ ही साथ में जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो दिया जाएगा। अब ये दिया जा सकता है बाय हस्बैंड और बाय वुमेन, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इनकी इनकम सफिशिएंट है या नहीं। और जो ये एप्लीकेशन होगी मेंटेनेंस की, इसको 60 दिन के अंदर ख़त्म करना होगा जब ये नोटिस में आएगी उसके बाद। सेकेंड है हमारा 25, जहाँ पे परमानेंट एलिमिनी की बात की गई है या मेंटेनेंस की बात की गई है। ये बताया गया है कि जो मेंटेनेंस होता है वो अलग अलग हिस्सों में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मंथली सम में, पीरियोडिक सम में, या फिर ग्रॉस सम, यानी कि एक साथ पूरा भट्टा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो रिलेशनशिप टूटा है इनका, वो दोनों दोबारा रीमैरी तो नहीं कर रहे हैं, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन कि जो वुमेन है क्या वो उस आदमी को छोड़ने के बाद किसी और आदमी के साथ में है, या फिर उस औरत का कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है। साथ में हस्बैंड को देखा जाता है कि कहीं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं कर रहा है किसी और इंसान के साथ में शादी खत्म होने के बाद भी। तो ऐसे केसेस में आपका जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। वो वेरी कर सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। साथ में हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की, जो डिफाइन किया हुआ है हमारा हामा में, विच इज़ हिंदू अडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट, जहाँ पे बोला गया है कि किसी भी इंसान को इतना पैसा होना चाहिए कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल और ट्रीटमेंट करवा सके। एजुकेशनल बच्चों की फील्ड में आ जाएगा, और ट्रीटमेंट देखभाल के हो सकता है कि ज़्यादा खर्च होगा कि कम खर्च होगा। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी। साथ में एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी होगी वो होगी अनमैरिड डॉटर्स, उनका रीजनेबल एक्सपेंस देना पड़ेगा जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग एंटाइटल होते हैं मेंटेनेंस अवेल करने के लिए। सबसे पहले तो आपकी पत्नी ही अवेल करेगी मेंटेनेंस। क्यों? अगर वो आपसे सेपरेट रह रही है वो मेंटेनेंस मांगेगी, और उसके दूर जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है डिजर्शन, छोड़ के चली गई आपको, रीजनेबल कॉज हो सकता है इसके पीछे, कंसेंट ना हो, भले ही कुछ भी नेग्लिजेंट हो उसके पार्ट पे, पर फिर भी आपको देना पड़ सकता है। अब ये वाले जो केसेस हैं, जो ये वाले सेक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन फेवरिंग है। पर जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में देखा था वहाँ पे वुमेन्स को भी इक्वली पे करना पड़ा था मेंटेनेंस, अगर उनका पति इनकैपेबल था पे करने के लिए मेंटेनेंस। अगले है क्रुएलिटी, जहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है उसके माइंड के अंदर, हार्मफुल है, इंजीरियस है उसके साथ रहना, तो उसके साथ नहीं रहेगी। या फिर जो आदमी है वो किसी और बीवी के साथ में रह रहा है, कहीं और रह रहा है, साथ में सेम हाउस में रह रहा है पर उससे दूर रह रहा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में औरत आदमी को छोड़ के जा सकती है। या फिर ऐसे केसेस में जहां उसने कन्वर्जन कर लिया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जस्टिफाई हो अलग रहने के लिए। बाकी यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है बाय दी कोर्ट, मतलब डेजर्शन क्यों करती है, क्यों छोड़ के जाती है। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला ये कि वो दूसरे आदमियों के साथ चक्कर में है, दूसरा ये कि वो कन्वर्ट हो चुकी है। अगर वो रीजन छोड़ चुकी है तो वो इस एक्ट के अंदर अपना मेंटेनेंस नहीं ले सकती। सेकंड, जो इंसान ले सकता है आपसे पैसे, यानी कि आप प्राइम सस्पेक्ट हैं जिससे पैसे लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी बात हो रही है, मेरे से कौन कौन ले सकता है? वाइफ, मेरी बहू, विडो, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब कि मेरे अभी एक्सप्लेन होगा, देखो ये मेरा सन है, और इसकी जो वाइफ आएगी, अगर ये मर जाता है किसी भी कारणवश से, तो मुझे इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मुझे इसे किस सर्कमस्टेंसेस में मेंटेनेंस देना पड़ेगा? जब वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, जब उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर उसको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है उसके बेटे ने या उसकी डॉटर ने, सन ने या डॉटर ने देने से मना कर दिया है। तो ऐसे में मेरा जिम्मा बनता है कि मैं उसको दूं।
एक्सेप्शंस क्या हैं इसके, या तो ये जो विडो है ये रीमैरी कर लेती है किसी से, या फिर मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, उसका ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, तो अब वो मेरे से अलग से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। साथ में मैं किसको इंटाइटल्ड हूँ मेंटेनेंस देने के लिए, एज फॉर दी चिल्ड्रन और मेरे एज्ड पेरेंट्स। ठीक है, मेरे बच्चे जब तक माइनर रहेंगे, भले ही वो लेजिटिमेट हों कि इलेजिटिमेट हों, उनको पालना मेरी जिम्मेदारी होगी जब तक कि वो 18 के नहीं हो जाते। 18 के नहीं हो जाते इन द केस ऑफ बॉय, वुमेन्स के लिए तब तक जब तक वो अनमैरिड रहती हैं, यानी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट दोनों केसेस में। साथ में अगर आपके एजेड पेरेंट्स हैं और वो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, तो वो आपके ऊपर निर्भर हैं कि आप उन्हें मेंटेनेंस दें। और साथ में अगर आपकी कोई स्टेप वाइफ है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ यहाँ मर गई, तो आपकी जो स्टेप वाइफ मतलब दूसरी पत्नी आएगी, वो एक स्टेप मदर होगी जिसके खुद के चिल्ड्रन नहीं होंगे, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो भी बच्चों को मेंटेन करे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मेंटेनेंस किसको मिल सकता है। हमने पहला देखा हस्बैंड एंड वाइफ वाले केस में, सेकंड हमने केस देखा अपने आप को एग्जांपल लेते हुए, जो आप लेके देख सकते हो, आपको रिमेंबर ज़्यादा अच्छे से होगा उस टाइम पे, अपने आप से कि आपसे आपकी बीवी ले सकती है, आपकी डॉटर इन लॉ ले सकती है, आपके बच्चे और आपके बूढ़े माँ बाप ले सकते हैं। इनके अलावा जो लोग आपकी संपत्ति में हक जताने आएंगे उन्हें कहते हैं हम डिपेंडेंट्स या डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे बाद जो मेरी ज़मीन होगी वो किन इंसानों में बांट दी जाएगी। जो सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी वो फादर, मदर, विडो, सन को दी जाएगी। उसके बाद अनमैरिड डॉटर को, विडो डॉटर को, यानी कि जो मेरी बेटी है जो विधवा हो गई है, किस सर्कमस्टेंसेस में, कि उसको पति के स्टेट से कुछ भी नहीं मिला, उसके बच्चे उसको नहीं दे रहे पैसे, फादर इन लॉ ने पत्ता झाल लिया उससे, तो एज अ फादर अब मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका भट्टा देने की, मतलब उसका मेंटेनेंस देने के लिए। साथ में विडो ऑफ माय सन, फॉर एग्जांपल, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया पीछे वाले एग्जांपल में सेक्शन 19 में। साथ ही साथ में जो इलेजिटिमेट सन होंगे और इलेजिटिमेट डॉटर होंगे उनका भी मेंटेनेंस मुझे देना पड़ेगा। सन 18 का नहीं होता तब तक, डॉटर अनमैरिड है जब तक। बाकी थोड़ा सा एक फैमिली ट्री है जो समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टॉप पे आप हैं, एक्स इज यू, ठीक है, आपका बेटा है, नीचे वाली जनरेशन नहीं देखनी, आपका बेटा है जो अब मर चुका है, तो जो जेड की परवरिश होगी यानी कि ग्रैंड सन की परवरिश होगी वो आप करेंगे, आप उसका मेंटेनेंस देंगे क्योंकि इसका बाप मर चुका है। अब ये मर चुका है, अब इसका बच्चा हुआ पर ये खुद मर चुका है। अब इस केस में अब ये वाई और जेड दोनों मर चुके हैं, तो ए की जिम्मेदारी आती है एक्स के ऊपर, यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर के ऊपर या मदर के ऊपर, कि वो उसका मेंटेनेंस करें। साथ में उनकी विडोज का, सिर्फ सन की विडो का, ठीक है। इसके बाद डॉटर के वाले केस में देखते हैं, आपकी बेटा अगर मर गया है, क्योंकि बेटी आपकी जो थी उसकी शादी हो गई, वो चली गई, अब वो विडो हुई, तो उसका मेंटेनेंस आपको देना है, जो अभी हमने डिस्कस किया। साथ में अनमैरिड डॉटर का भी, फॉर एग्जांपल आपका बेटा था वो मर गया, उसकी जो बेटी हुई वो अभी शादी लायक है, पर उसकी शादी का जो खर्चा होगा वो आप देंगे क्योंकि उसका जो पापा है वो खत्म हो चुका है। इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे, मतलब एकदम प्यार से समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, मर गए आप, तो आपके बाद आपकी मेंटेनेंस जिम्मेदारी किस किस की बनती है। सबसे पहले आपकी मदर, आपके फादर की, ठीक है, दूसरी आपकी विडो को, दूसरा आप दोनों के जो बच्चे होंगे उसमें से आपकी जो डॉटर 1 है जब तक कि वो अनमैरिड है, और आपकी जो डॉटर 2 है यानी कि दूसरे नंबर वाली लड़की वो विडो है, तो आपको इनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। साथ में अगर आपका कोई बाहर इलेजिटिमेट चक्कर रहा हो तो आपके बच्चे होंगे वहाँ से भी। पहला तो आपकी डॉटर होगी, डॉटर नंबर 3, तो उसकी परवरिश आपको जब तक करनी है जब तक वो अनमैरिड रहेगी। और जो आपका सन होगा इलेजिटिमेट, उसको मानते हैं यहाँ पे सन 1,
तो उसको आपको देना पड़ेगा जब तक कि वो 18 का नहीं हो जाता है। साथ में जहाँ समझने की बात है वो आएगी सन में। आपका सन हुआ, सन की जो विडो हुई, आपका सन मर गया तो आपकी विडो को भी आपको देना पड़ेगा केस में, ठीक है। आपके सन का ग्रैंड सन हुआ, मतलब आपका ग्रैंड सन हुआ, उसकी जो विडो होगी उसको भी आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपके बेटे का बेटा हुआ, आपके बेटे का बेटी भी तो हुई है, बेटी भी हुई है, जिस इज ऑफ DD1 है ना। यहाँ पे आपकी DD1 हुई है जो कि अनमैरिड है, अनमैरिड है, इसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपका जो ग्रैंड सन था, अब उसके भी एक होती है DD2 और एक होता है आपका ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। अब ये जब तक कि अनमैरिड होती है आपको तब तक देना पड़ता है, और अगर ये ग्रेट ग्रैंड सन का बाप और इसका बाप ये दोनों मर गए हैं तो आपको देना पड़ेगा इस सर्कमस्टांसेस में। हम मान के चलते हैं कि ये दो जो हैं ये मर गए हैं, तो आपका जो ग्रेट ग्रैंड सन है वो आपसे पैसे मांगेगा। और अगर केस होगा कि क्योंकि ये हुआ ही नहीं है, ये बच्चा है अभी माइनर है इसलिए इसको भट्टा मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका ये बच्चा नहीं होगा अभी, तो इसको यहाँ पे केस में नहीं रखते हैं। अगर इसका पापा मर जाता है ग्रैंड सन का, तो इसका दादा डिसीज जो है वो पैसे देगा। ये वाला चार्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बना के आ जाइएगा, अच्छे नंबर आ सकते हैं आप लोग के। अब ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये आपको एक्स्ट्रा एज देंगे नंबर्स के लिए, आप इन्हें पढ़ के चले जाएंगे, सेक्शन याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। पर ये वाला सेक्शन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं कि लाइक किसको प्रेफरेंस मिलने वाली है जब अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ रहा होगा। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी टू द वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट। इसको याद करने का एक तरीका है नंबर ऑफ पीपल वर्सेज RCB, जहां पे बोला जाएगा नंबर ऑफ पीपल जिन लोग को ये प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है वो लोग, V फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी थी या इनकम कितनी थी। नेक्स्ट इज RCB, RCB मतलब रीजनेबल वांट्स, कि इस इंसान को कितना मिलना चाहिए, उसका रीजनेबल वांट कितना है। B फॉर क्या था, B को हम बनाएंगे P, यहाँ पे मतलब RCP करेंगे तो आपको B को ना ऊपर वाला सिर्फ रखना है, नीचे वाला छुपा देना है। तो RCB से याद कर लो RCP, तो P से आ जाएगा पोजीशन, स्टैट्यूट्स ऑफ पार्टी, कि लाइक वो किस जगह पे हैं कि उनको कितना एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए पैसे का, ठीक है। एंड देन लास्ट में है C मीन्स क्लेमेंट, यानी कि वो जस्टिफाइड है उनका अलग रहना या फिर उनका जस्टिफाइड नहीं है अलग रहना। तो अगर जो क्लेमेंट है वो कह रहा है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, तो उसके पोजीशन देखी जाएगी कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। साथ में जो डिपेंडेंट्स की बात करी, यानी कि जो अलग लोग आपकी जायदाद में हिस्सा मांगने आ जाते हैं पीछे पीछे, उनको कैसे मिलना चाहिए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है नंबर ऑफ डेप्थ विच मीन्स डिपेंडेंट, कितने डिपेंडेंट हैं, वर्सेज WWDDP, जिसका मतलब है कि आपका डेप्थ क्लियर हो जाने के बाद जो बचेगा बट जाएगा, आपकी विल में जो होगा उस अनुसार बट जाएगा, जो बचेगा फिर देख लिया जाएगा। आपकी डिग्री क्या है रिलेशनशिप की, मतलब आप उसके साथ कितने घनिष्ठ हैं, आपका वो कितना अच्छा याराना था उनके साथ में। आपका रीजनेबल वांट कितना है, मतलब आपके क्या ज़्यादा ज़रूरत है घर में पैसे खर्च करने की, पैसे होने के लिए, वो देखा जाएगा। देन पास्ट रिलेशन देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी और उनके बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और आप फिर भी उनकी जायदाद में दखल लेने आ गए, पैसा लेने आ गए। हमने देख लिया WWDDP, P फॉर प्रॉपर्टी, यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसमें, ठीक है। अब जैसे एक नारियल होता है ना पका हुआ, आप उसकी गिरी खाते हो पर उसमें पानी भी निकलता है, तो कई बार आप वो पानी पी लेते हो, कई बार आप फेंक देते हो। वैसे ही ये सेक्शंस हैं, चाहो तो आप इन्हें पढ़ो, चाहे तो ना पढ़ो, पर पढ़ो तो टेस्टी आएगा तुम्हें पढ़ने में, समझ में आएगा, थोड़ा कंटेंट अच्छा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका जो क्लेमेंट है मेंटेनेंस में वो हिंदू है तो ही उसको मिलेगा, अगर उसने कन्वर्जन कर लिया उसका मेंटेनेंस खलास। क्यों खलास, क्योंकि ये अमाउंट है मेंटेनेंस का कि इसको अल्टर किया जा सकता है मिलने के बाद भी, बाय किसी भी कोर्ट या किसी भी एग्रीमेंट से वो रुका नहीं रहेगा। अगली चीज़ ये कि अगर आपकी जायदाद है और उम्मीदवार बहुत सारे हैं पर साथ ही साथ आपने कर्जा लिया हुआ है, तो पहले आपकी ज़मीन बेच के वो कर्जा क्लियर किया जाएगा, डेट क्लियर किया जाएगा, एंड बाकी डिपेंडेंट्स में उसके बाद बांटा जाएगा।
जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27, वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई क्लेम करता है मेंटेनेंस के लिए डिपेंडेंट, तो देखा जाएगा कि उसको विल में नाम लिख के गया था मरने वाला कि नहीं लिख के गया था, जो डिक्री है कोर्ट की उसके लिए दी गई है कि उसके लिए नहीं दी गई है, या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट था जो मर गया इंसान उसके बीच में और जो ओनर है पोर्शन का उसके बीच में। ऐसी कोई बात हुई हो उनकी कि मेरे मरने के बाद ये जगह तुम ले लेना, इस वाली दुकान को तुम ले लेना, अगर ऐसी कोई एग्रीमेंट होगी तो शायद ये क्लेमेंट मान लिए जाएंगे। पर ये केसेस में कम होता है, बिकॉज डिपेंडेंट मतलब बहुत दूर दूर के आने लगते हैं ना, तो कोर्ट वहाँ पे डिसाइड कर देती है डिक्री, अगर विल नहीं बना के गए होते हैं तो। सो इसी के साथ हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।